Hello students, in our last lecture of JEE NEET we learned first application of dimensional analysis, which is conversion of physical quantity from one system of unit to another system of unit. Okay, now in this lecture let's learn second application of dimensional analysis, which is checking the dimensional consistency of the equation, means checking the dimensional correctness of equation. Okay, so this method is useful to check the equation, okay, is it is correct or not. Okay, so over here the magnitude of physical quantity, or you can say value of two physical quantity or more than two physical quantities, can be added or subtracted from one another only when they have the same dimensions. मतलब आप कोई भी दो physical quantity को, ठीक है, ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उसके डायमेंशंस क्या है, सेम है, तभी आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो इट मीन्स वी कैन से ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर क्वांटिटी. ओके, सो मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है उसी को एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे फोर्स है उसको वेलोसिटी में ऐड करना है तो नहीं, मैं फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि अगर आप फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड करते हो, सपोज कोई बॉडी है उसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको वेलोसिटी, सपोज वही बॉडी है वो भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो सपोज हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड कर रहा हूँ. सपोज कोई बॉडी है जिसका ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और वो 5 न्यूटन की वजह से एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्वांटिटी का क्या रिजल्ट मिलेगा, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मुझे मिलेगी नहीं. इसके ऊपर से क्या बोल सकते हो, 5 न्यूटन और 5 मीटर पर सेकेंड को कैसे ऐड करोगे, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते. इट वॉन्ट गिव एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी एज वेल, ये मुझे कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं देगा. इट इज मीनिंगलेस टू ऐड फोर्स इनटू वेलोसिटी. ओके, सो ओवर हियर वी कैन से फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू वेलोसिटी, सेम एज वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T. किसी टेम्परेचर में से मैं इलेक्ट्रिक करंट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों के डायमेंशंस क्या है, डिफरेंट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स और वेलोसिटी है, दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. जैसे कि दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट है तो हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो मीनिंगलेस होगा. सेम यहाँ पे करंट या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को भी एक दूसरे से ऐड भी नहीं कर सकते और एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के फिजिकल डायमेंशंस हम लोग निकाले तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का T1 होता है और इलेक्ट्रिक करंट का होता है, एम्पियर यूनिट है उसका, तो उसका होता है A1. ठीक है, तो ये दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट है तो हम लोग इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो ओवर हियर वी कैन से द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtracted from one another only if they have the same dimensions. So it means we can only subtract or add of similar physical quantity. Similar physical quantity को ही add या subtract कर सकते हैं. ठीक है, so this simple principle is known as a principle of homogeneity. It is known as the principle of homogeneity to check the correctness or you can say consistency ऑफ इक्वेशन. ओके, सो कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, देन आफ्टर अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट है या नहीं है. कोई भी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा इसके ऊपर से. तो इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है, ऑल दी टर्म्स अपीयरिंग इन द इक्वेशन must be have the same dimension. They must have the same dimensions, either they are in LHS or in RHS. Okay, so यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि if we derive the equation of speed, then dimensions of both the side of equation
व्हेन सिंप्लीफाइड मस्ट बी L1t-1 कि अगर मैं कोई स्पीड का इक्वेशन डिराइव करता हूँ तो इक्वेशन में LHS और RHS में जितने भी टर्म्स आ रहे हो हर एक टर्म्स के डायमेंशंस कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और वो कितने होने चाहिए, L1t-1 जितने होने चाहिए, तभी स्पीड का वो इक्वेशन करेक्ट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे सर v इक्वल टू v0 प्लस et ये एक फॉर्मूला ले लिया जो कि काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन है जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे जो v होता है वो वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी होता है एट टाइम t। जो v0 होता है वो इनिशियल वेलोसिटी है एट इनिशियल टाइम, एट यू कैन से टाइम t इक्वल टू 0, जब मोशन स्टार्ट हुआ है तब। जो a होता है वो आपका एक्सेलरेशन होता है और t है वो क्या है, टाइम है, ठीक है। तो ये इक्वेशन में देखो मेरे पास LHS में क्या है, स्पीड v है, ठीक है। तो v के डायमेंशंस निकाले। अब देखो फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन वेलोसिटी और स्पीड सेम होता है, वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी का एक एग्जांपल लिया है। तो ये एग्जांपल में आप देखो वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड है एट एनी टाइम t, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं L1t-1 जो हमने ऑलरेडी आगे डिराइव किया था। अब मेरे पास RHS में कौन से टर्म्स है वो देखो। एक तो है v0, v0 इज व्हाट, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, मींस इट इज आल्सो वेलोसिटी, तो उसके डायमेंशंस भी क्या है, L1t-1 होता है। अभी देखो दूसरा एक टर्म यहाँ पे RHS में क्या है, at है, तो ये टर्म जो है at उसके डायमेंशन निकाल लेते। a है मेरा एक्सेलरेशन, तो उसके डायमेंशन होते हैं L1t-2 और t क्या है, टाइम है, तो टाइम के डायमेंशन है t1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, ये माइनस टी, आप देख सकते हो t⁻² इंटू 10⁻+1, तो -2+1 बन गया आपका -1, तो ये बचा आपका L1t-1, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला में आप देखो LHS में जो टर्म है उसके डायमेंशंस कितने हैं, L1t-1, और RHS में जितने भी टर्म है वो सबके डायमेंशंस क्या है, सेम है विद दैट ऑफ डायमेंशंस ऑफ LHS। So over here in this equation we can say each term appearing in this equation, either it is on LHS or in RHS, have the same dimension, and which is L1t-1 over here. It is the dimensions of velocity for unidirectional motion. It is known as a dimension equation of speed. तो ये डायमेंशंस हो गए स्पीड के। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन जो है v इक्वल टू v0 प्लस at, ये वाला इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सपोज मेरे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस हाफ at²। इट इज ऑल्सो द काइनेमेटिक्स इक्वेशन, ये भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है जो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, ठीक है। तो x क्या होता है, x इज पोजीशन आफ्टर टाइम t, यू कैन से इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t टाइम में जो डिस्टेंस काटा वो। x0 क्या होता है, इट इज द पोजीशन फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट टाइम t इक्वल टू 0। जब ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो x0 है, तो इसको लिख देते हैं इनिशियल पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है t इक्वल टू 0 ही है, तो सपोज ऑब्जेक्ट ने t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपना मोशन स्टार्ट किया तो आप वहां पे t इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये होता क्या है, इनिशियल पोजीशन होता है जब ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन क्या किया, स्टार्ट किया। v0 इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि आगे के इक्वेशन में हमने देखा, t मेरा है टाइम, a एक्सेलरेशन है, t1 सेकेंड टाइम है। तो ये इक्वेशंस में हम लोग देखते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो इसकी कंसिस्टेंसी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS में आप देख सकते हो, LHS में मेरे पास है x, so x is position or you can say distance traveled in time t, so dimensions of x
वी कैन से L1 एज इट इज डिस्टेंस। ओके, इन RHS चेक कर लेते हैं कि जो RHS में मेरे पास टर्म है वो क्या है, x0 है, ठीक है। तो x0 के डायमेंशंस क्या होंगे, L1 once again because it is the initial position at time t equal to 0। then after दूसरा एक टर्म मेरे पास RHS में है v0t। अब ये वाला टर्म देखो, v0 इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी था, तो v0 के डायमेंशंस हो गए L1t-1 और t क्या है, टाइम है, तो ये हो गया t1, ठीक है। चलो ये t-1 और ये t1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ओवर हियर आई कैन से remaining dimensions is L1। so dimension of this term v0t is L half at square। so in this term half is a numeric value and that numeric value, as we know, any numeric value is always dimensionless। so next term is a which is acceleration। so acceleration के dimension क्या होते हैं, L1t-2 and t square। t मतलब यहाँ पे टाइम है, टाइम का स्क्वायर है, टाइम का डायमेंशन है t1, उसका स्क्वायर है तो उसके डायमेंशन हो गए t2। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग आई विल गेट L1 which is the dimension of this term half at square। so over here from this results you can see that each terms appearing in the LHS of this equation and each terms appearing in the RHS of this equation have same dimensions। so I can say yes this equation is dimensionally correct। ओके, ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। यही इक्वेशन में मैं यहाँ पे ये टर्म में क्या कर रहा हूँ, t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये टर्म में मैंने चेंज किया, t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो RHS में जो आपका टर्म था ये है x0t। तो अब इसके डायमेंशंस निकालो, तो x0 के L1 थे, t का हो गया t1। तो आप देख सकते हो कि ये जो डायमेंशंस है वो अभी बाकी सब टर्म्स के से क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। सो ओवर हियर वी कैन से द टर्म्स अपीयरिंग इन द RHS और यू कैन से विच आर एडेड टू ईच अदर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। आप देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म ऐड हुआ है तो दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशन अभी क्या हो गया, डायमेंशनली रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली व्हेन दे हैव द सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे जो ये ऐड हुए उसके डायमेंशन सेम नहीं है, सो वी कैन से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग। ओके, सो ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी टेस्ट यूज की होती है, क्वेश्चन अराइज होता है। सो व्हेनेवर देयर इज डाउट अबाउट एनी correctness of the equation, this dimensional consistency test is used as a preliminary test। okay, so जब भी आपको डाउट है तो आप ये कंसिस्टेंसी टेस्ट चेक करके पता लगा सकते हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बट ओवर हियर इफ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट डजंट मीन इट इज फिजिकली करेक्ट। कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनल टेस्ट है, कंसिस्टेंट टेस्ट है, पास करता है, ठीक है, तो इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है। बट इफ इट फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये कंसिस्टेंसी टेस्ट फेल होती है, ठीक है, सो दैट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, वो इक्वेशन पक्का रॉन्ग होगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट पास कर ली तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन उसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो मैथमेटिकली करेक्ट है, ठीक है। सो ओवरऑल वी कैन से इफ एनी इक्वेशन passes the consistency test means it is dimensionally correct, but it doesn't mean it is physically or mathematically correct। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट है या मैथमेटिकली करेक्ट है। लेकिन कोई इक्वेशन अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट और यू कैन से डायमेंशनल करेक्टनेस टेस्ट फेल करता है, मतलब पास नहीं होता है, तो इक्वेशन पक्का डायमेंशनली रॉन्ग है और वो फिजिकली यानी कि मैथमेटिकली भी क्या है, रॉन्ग है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। ओके, सपोज मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पे आप k देखो एनर्जी होती है, ठीक है। तो LHS में मेरे पास क्या है, k है,
ठीक है, तो एनर्जी है तो हमने डिराइव किया था का एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L2T-2 होता है। अब देखो आपके पास RHS में क्या है, हाफ mv² है। ठीक है, RHS है आपका हाफ mv²। अभी हाफ जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, उसके तो डायमेंशंस होते नहीं है। अभी ये मास m है, m के मास डायमेंशंस क्या होते हैं, मास के m1 v², v के डायमेंशन क्या होते हैं L1T-1, उसका स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा L2T-2। तो आप देख सकते हो दोनों साइड के डायमेंशंस जो है LHS और RHS के क्या है, सेम है। मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से, ये वाला एग्जाम्पल देखने से पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। सपोज काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है 9/2mv²। ठीक है, अभी देखो k क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है तो उसके LHS के डायमेंशंस निकालोगे के तो कितने होंगे आपके m1L2T-2 इतने होंगे। ठीक है, और RHS में आपके पास क्या है 9/2mv² है। ठीक है, तो ये 9/2 वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो वो डायमेंशन ले से बचा mv², तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, mv² में m मास है उसके m1 v², v क्या होता है आपका स्पीड होता है, उसका स्क्वायर है, तो v के स्पीड के डायमेंशन है L1T-1, उसका स्क्वायर, तो ये हो गया L2T-2। तो अब यहां से आप बोल सकते हो कि LHS और RHS के डायमेंशंस क्या है, सेम है। मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। लेकिन क्या ये इक्वेशन फिजिकली यानी कि मैथमेटिकली करेक्ट है, नो। क्योंकि इन स्टैंडर्ड 9 आप ऑलरेडी पढ़ के आओ, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, हाफ mv²। तो मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन तो ये है। तो आप देखो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है। ठीक है, सो ओवर हियर वी कैन से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट इट इज मैथमेटिकली wrong. Okay, so if any equation passes the consistency test, then it means it is dimensionally correct, but it doesn't mean it is mathematically or physically correct. मतलब अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंसी टेस्ट पास करता है तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो मैथमेटिकली करेक्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली टेस्ट जो है आपके डायमेंशनल कंसिस्टेंसी टेस्ट वो फेल होता है उस पे, तो उसका मतलब पक्का वो होता है कि वो मैथमेटिकली भी रॉन्ग है और डायमेंशनली भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सी सम यूजफुल नोट्स और यू कैन से इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस पॉइंट। Okay, it is uncertain to extent dimensionless functions or quantities. Okay, once again it is uncertain to extent dimensionless function or quantities. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि the arguments of exponential function, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज टू बेस जो होते हैं वो सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शंस, जो लॉगरिथम फंक्शंस है समथिंग लॉग e बेस x है या लॉग 10 बेस x है, जो भी है। ठीक है, एंड थर्ड वन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। So trigonometric functions are always dimensionless. Okay, यानी कि
जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब हो गया, वो सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई रेस टू एक्स या जो भी फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है। लॉगरिथम फंक्शन मतलब लॉग ई रेस टू ई बेस एक्स है, ठीक है, लॉग 10 बेस एक्स है, ठीक है। तो ये आपके लॉगरिथम फंक्शन हो गए। तो इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो ऑलवेज क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये जो टर्म है आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑलवेज डायमेंशन लेस होगा। यहाँ पे ये लॉगरिथम फंक्शन के जो ये आर्ग्यूमेंट्स है वो भी ऑलवेज क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं। अभी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करें तो सपोज आपको साइन कोई भी इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, मतलब ये जो है आपका क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया ये साइन फंक्शन का। साइन है आपका ट्रिगो फंक्शन है, तो ये जो पूरा आपका आर्ग्यूमेंट है वो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनी प्योर नंबर इज ऑल्सो ऑलवेज डायमेंशन लेस। एनी प्योर नंबर इज ऑलवेज डायमेंशन लेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने काइनेटिक एनर्जी में देखा कि हाफ mv² है, तो हाफ क्या है आपका प्योर नंबर हो गया, तो इट इज ऑलवेज डायमेंशन लेस। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू रेडियस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है। तो आप देख सकते हो लेंथ ऑफ आर्क है वो मीटर में मेजर होता है, रेडियस भी मीटर में मेजर होता है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। इसके डायमेंशंस निकाल पाओगे नहीं। सो वी कैन से रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज are always dimension less। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आप 10th में पढ़ के आए हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय v। c इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, और v क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो देखो दोनों के डायमेंशन आप लिखोगे, इसका L1t-1 होता है, इसका भी L1t-1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। इसके डायमेंशन कितने होंगे, m0 l0 t0, मतलब ये डायमेंशन लेस है। सो वी कैन से रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दैट रेशियोज आर ऑलवेज डायमेंशन लेस। ओके, सो हियर फ्रॉम दिस 3 पॉइंट यू कैन सी दैट it is uncertain to extend dimensionless function। okay, ये सब फंक्शंस आप देख सकते हो, ये लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके आर्ग्यूमेंट जो होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। फिर कोई भी प्योर नंबर है वो भी ऑलवेज डायमेंशन लेस होता है। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। सो इट इज अनसर्टेन टू एक्सटेंड दिस फंक्शंस और दिस फिजिकल quantities। Over here you guys have to remember these 3 important points of this theory because it is very useful to solve problems of JEE and NEET. Here the equation of state of some gases can be expressed as P plus A by V square into V minus B is equal to RT. Here P is pressure, V is volume, T is absolute temperature, and A, B are constants. The dimensions of A are over here in this problem. You can see that in a solution of this problem we have given one equation that P plus A by V square into V minus B is equal to RT. Okay, so here P is what, pressure. The data given is P is pressure, in this data V is volume,
T is absolute temperature. Okay, A, B and R are constants. We know that constants A, B and R are constant. Out of them we have to find the dimensions of this A. मुझे इस E के dimensions find out करने हैं, ठीक है. तो इसमें A के dimensions कैसे find out करेंगे? You can see that in the principle of homogeneity we learn that two terms, or you can say two physical quantities, can be added or subtracted from one another only when they have the same dimensions. So here these two quantities over here, these two terms are added, so I can say dimensions of these two terms are same. So we can write dimensions of P is equal to dimensions of A by V square. Okay, here P is what? Pressure. P is a pressure, that is equal to force upon area. We already derived its dimensions, that it is m1 L minus 1 T minus 2, because it is force upon area. Here dimensions of E by V square, we have to find the dimensions of A. So A as it is, divide by V square, and V is volume. Dimensions of volume is L cube, and over here we have V square, so I can write L cube square. Okay, so it becomes L raised to 6. Okay, if it is goes to this side, then it becomes m1 L minus 1 L raised to 6 T minus 2 is equal to A. Okay, so after simplifying this term, we will get the dimensions of A, m1 L raised to 5 T raised to minus 2. Okay, so here we have the dimensions of A. The force F is given in terms of time t and displacement x by the equation F is equal to A cos bx plus C sin dt. The dimensional formula of d by b is, over here in this problem we have to find dimensional formula of d by b. So let's solve this for MCQ, which is based on the dimensional consistency. Here the equation of force is A cos bx plus C sin dt. Okay, here in this problem we have to find the dimensions of d by b. So first we have to find the dimensions of d and b independently, and then after we will take the ratio of d by b. Okay, so here in the theory of dimensional consistency we learn that argument of trigonometric function is always dimensionless. So here you can see that this trigonometric functions, which is sine and cos, their arguments are dimensionless. Okay, so I can say this argument of trigo function, which is cos bx, so bx is dimensionless, so bx is equal to, we can say, m0 l0 t0. Same over here, dt is equal to dimensionless m0 l0 t0. Okay, b as it is dimensions of x, x is a displacement over here, so its dimension is l1 is equal to m0 l0 t0. So dimensions of b is, this l goes to other side, becomes l minus 1, so m0 l minus 1 t0. ये l1 आप नीचे जाएगा सामने की तरफ डिनोमीटर में, तो l1 है, वापस उसको न्यूमरेटर में भेज दो तो l माइनस 1 बन जाएगा. ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, d इंटू टी इक्वल टू क्या है, m0 l0 t0. तो d t आपका क्या है, टाइम, उसका डायमेंशन हुआ t1, डायमेंशन t1 हो गए, ये m0 l0 t0 एज इट इज. ये d को सामने भेज देते हैं तो नीचे जाएगा यहाँ पे, तो t0 t1 है वो न्यूमरेटर में जाके t माइनस 1 हो जाएगा. तो डायमेंशन d के क्या हुआ, m0 l0 t माइनस 1. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशंस ऑफ d बाई बी. तो d बाई बी कर देते हैं, d है आपका m0 l0 t माइनस 1 और आपका b है m0 l माइनस 1 t0. ठीक है,
चलो इसको सिंप्लीफाई करो, ये l-1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, m का पावर 0 ही रहेगा, तो m0 ये क्या होगा, l जो l0 है नीचे l-1 है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो l+1 हो गया, t का -1 एज इट इज, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। The time dependence of a physical quantity y is as y equal to y naught exponential minus xt square divided by rho, where rho is the density. The dimension formula of x will be. Over here in the solution of this problem we have to find dimensional formula of x. Here the given equation is y is equal to y naught exponential of minus xt square by rho. Okay, so here in this problem rho is density and t is time. Okay, we know that from the theory of dimensional consistency that argument of exponential function is dimensionless. So over here I can say this term xt square by rho is dimensionless, m0 l0 t0. It is the argument of this exponential function. Okay, it can be also write as a y naught e raised to minus xt square by rho. Okay, so here we can say x is equal to rho by t square. Okay, rho is a density is known as a ratio of mass per unit volume. So dimensions of mass is m1, dimensions of volume which is L cube, when it comes to numerator it becomes -3, so m1 L -3 and t0, it is the dimensions of density, and dimensions of time is t1, and over here we have the square of t, so it becomes t square. Okay, so after simplifying I will get the answer m1 L -3 t -2, which is the dimensions of x. Okay, here if force is equal to x divided by density plus c is dimensionally correct, the dimensions of x are. So here in this problem one equation is given, and in the solution we can say force F is equal to x divided by density plus c. Over here we have to find the dimensions of this x. Okay, now from the dimensional consistency we know that dimensions of each term appearing in the LHS and RHS of the equations are same. So I can say dimensions of force over here is equal to dimensions of x divided by density. Okay, so we know that dimensions of force is m1 l1 t -2, and that is equal to dimensions of x divided by density. So x as it is, as we have to find the dimensions of x and divide by density. So in this problem dimensions of density is m1 l -3 t0. Okay, so if I am taking x as a subject, then it becomes x is equal to, you can see that m1 into m1 becomes m2 l1 -3, so l -2 x के डायमेंशंस हो गए। फिर आपके यहाँ पे t को सिंप्लीफाई करने के बाद m2 l -2 t -2. The number of particles given by n is equal to -d into n2 minus n1 divided by x2 minus x1 are crossing a unit area perpendicular to x-axis in a unit time, where n1 and n2 are the number of particles per unit volume for the values of x1 and x2 of x respectively.
then the dimensional formula of diffusion constant capital D is, over here in this formula you can see that n is what, it is the number of particles crossing a unit area perpendicular to x-axis in a unit time, and we have to find the dimensions of capital D. So first of all, in the solution of this problem, what we are doing, we are writing the terms which is given over here. Solving this problem over here in this solution, I can say n is what, number of particles per unit area per unit time. Okay, then after n1 and n2 are the number of particles per unit volume. So I can say n1 and n2 is what, number of particles per unit volume, and here x1 and x2, okay, are what, it is the values of x, okay, it is the value of x, let its dimension x, okay, is L1. Over here n1 and n2 is the number of particles per unit volume, so its dimension become 1 over L cube, and here small n is what, number of particles per unit area per unit time. So number we know that it is dimensionless, dimensions of area is L square, and dimensions of time you can say it is T1. So here we have the dimensions of the terms which is given over here, okay. We have to find the dimensions of D. So taking D as an subject, it equals n x2 minus x1 upon n2 minus n1. Okay, so you can see that in this term minus sign appears over here in a numerator and denominator. सो ये x2 और x1 जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, जो पार्टिकल ने यहाँ पे कवर किया वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो x2 और x1 का सब्ट्रैक्शन हो गया वो भी क्या होगा, एक डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। तो उसके डायमेंशंस L1 ही होंगे। और यहाँ पे n2 और n1 जो है, यहाँ पे ये x1 एंड x2 के लिए है डायमेंशंस L1, और n2 माइनस n1 है वो भी क्या है, आप देख सकते हो, इट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही होंगे। तो यहाँ पे देखो ये n के डायमेंशन रख देते हैं 1 ओवर L2 T1, x2 माइनस x1 आपका न्यूमरेटर में है तो उसके डायमेंशन हो गए L1, और आप देखो n2 माइनस n1 यहाँ पे डिनोमीटर में है, ठीक है, तो उसके डायमेंशन क्या हो गए 1 ओवर L क्यूब। तो ये 1 ओवर L क्यूब है तो 1, और ये L क्यूब कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन के यहाँ पे जो टर्म्स है, तो ये दोनों के अगर आप डायमेंशंस इसका L1 माइनस L1 लिखने जाओगे तो आप इसको ज़ीरो बना दोगे, जो कि गलत रहेगा। तो ये कोई है ना आपका क्या है, डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने कवर किया है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे, सपोज इसकी वैल्यू 5 मीटर है, इसकी 2 मीटर है, तो आंसर सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा 3 मीटर। तो वो जो आंसर आएगा, ठीक है, उसके डायमेंशंस कितने होंगे, डिस्टेंस के डायमेंशन होंगे, यानी कि L1 होंगे। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो आपको यहाँ पे भी क्या 1 ओवर L क्यूब माइनस 1 ओवर L क्यूब करके ज़ीरो नहीं कर देना है, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे L4 है, नीचे आप देख डिनोमीटर में L2 है, तो ये आपका L2 न्यूमरेटर में बच गया, नीचे आपका एक T1 है। चलो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आएगा L2, ये T1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपका L2 T माइनस 1। तो आप कंप्लीट डायमेंशन क्या लिख सकते हो, m का पावर फिर कितना होगा 0, सो m0 L2 T माइनस 1, ये आपके डायमेंशंस हो गए किसके, डिफ्यूजन कांस्टेंट कैपिटल D के। The position x of a particle at time t is given by x equal to v0 by a 1 minus e raised to minus at, where v0 is a constant and a greater than 0. The dimensional formula of v0 and a is. So here in the solution of this problem we have one equation
and that is x is equal to v0 by a 1 minus e raised to minus at. ओके, सो यहाँ पे जो आपका x है वो क्या है, पोजीशन है, x आपकी पोजीशन हो गई तो उसके डायमेंशंस हो गए L1। v0 है वो कांस्टेंट है, उसके डायमेंशंस मुझे निकालने हैं। आपका a है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, उसके भी डायमेंशंस मुझे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलो देन आफ्टर यहाँ पे देखो t आपका क्या है, t आपका है टाइम, इसके डायमेंशंस होते हैं t1, ठीक है। तो हमने डायमेंशनल कंसिस्टेंसी वाली जो थियरी है उसमें हमने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये e रेस टू माइनस at है, तो e रेस टू माइनस at में at क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। सो आई कैन से a इंटू टी इज इक्वल टू m0 L0 t0। So a into t1 is equal to m0 L0 t0। तो a के डायमेंशंस क्या होंगे, ये सामने की तरफ भेज दो और वापस न्यूमरेटर में लेके आओगे, ये a के डायमेंशंस हो गए t-1, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, v0 के डायमेंशंस भी फाइंड आउट करना है। तो v0 के डायमेंशंस कैसे निकालोगे, यहाँ पे v0 के डायमेंशंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखो आप, हम लोग ने पढ़ा है कि ईच टर्म अपीयरिंग इन दिस इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशंस। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ v0 बाई ए। x के जितने डायमेंशंस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, v0 बाई ए के इक्वल होंगे। तो x के डायमेंशंस हो गए L1, v0 के मुझे फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पे देखो a है उसके डायमेंशंस है t-1, ठीक है। तो v0 को सब्जेक्ट बना ले तो उसके डायमेंशंस कितने होंगे, L1 t-1। तो ये हो गया डायमेंशंस v0 का और a का। तो यहाँ पे आप इसको पूरा ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे मास नहीं है तो आप मास के रिगार्डिंग लिखना है तो लिख सकते हो m0 L1 t-1। ये आपके v0 के डायमेंशंस हो गए, ठीक है।